नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान में बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो यह प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रश्न को आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो देखिए, इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप सरल भाषा में, आम भाषा में प्रश्न को अच्छे से समझ जाएंगे, तो वहाँ पे अच्छे से आप लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न इनमें से विज्ञान का आएगा तो चलते हैं प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखें। तो दोस्तों, वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम लिखें। तो जितने भी मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, या एक का भी नाम लिखेगा तो चल जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम लिखें। डीएनए का पूरा नाम लिखें। इसमें भी दोस्तों आपको 2 नंबर या 1 नंबर मिल सकता है, या ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। और रक्त ब्लड का लाल रंग किस वर्णक के कारण है? रक्त ब्लड का लाल रंग किस वर्णक के कारण है? तो यह प्रश्न आ गया। अब देखिए, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन ऑक्सीकरण किस अंग में होता है? अगला प्रश्न है आपका, कोई 2 जैव नवीकरणीय अपशिष्ट के नाम लिखें। कोई 2 जैव नवीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखें। 26 नंबर प्रश्न है आपका। 26 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ विघटक क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक क्या है? 27 नंबर प्रश्न है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंगों का नाम लिखें। मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंगों का नाम लिखें। दोस्तों, क्वेश्चन भी याद रहना जरूरी है, तभी आपको आंसर याद रहेगा। 28 नंबर है, रक्त रुधिर एवं लसिका में अंतर लिखें। रक्त रुधिर एवं लसिका में अंतर लिखें। 29 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? उसका पौधे में क्या लाभ है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? उसका पौधे में क्या लाभ है? 30 नंबर प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का सचित्र एवं संक्षिप्त विवरण दें। तो चलते हैं दोस्तों अब प्रश्न की उत्तर की ओर। तो दोस्तों देखिए, आपको प्रश्न याद रहेगा तभी आपको उत्तर भी याद रहेगा, ये चीज आप मानिए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर आपके स्क्रीन पर लिखा रहेगा और उसे हम अच्छे से समझा देंगे, यानी बता देंगे। तो पहला प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया था कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखे। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप याद रखिए कि अंतःस्रावी यानी अंदर में स्रावित करने वाला वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। तो याद रखिए, ये सभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपका, डीएनए का पूरा नाम लिखें। डीएनए का पूरा नाम लिखें। तो डीएनए का पूरा नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीओक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे याद नाम रखिए, डीएनए का पूरा नाम। 23 नंबर प्रश्न है, रक्त ब्लड का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो उत्तर में आप यहाँ लिखिएगा, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो उत्तर में लिखिएगा, रक्त ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। अगला प्रश्न है अब 24 नंबर का प्रश्न है, श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन
ऑक्सीकरण किस अंग में होता है? तो उत्तर में लिखिएगा यहाँ पे श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि एक बार प्रश्न फिर से पढ़ रहे हैं। प्रश्न है श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन किस अंग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिका के। तो यहाँ से उत्तर में लिखिएगा कि श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन किस अंग में होता है? तो उत्तर में लिखिएगा श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 25 नंबर प्रश्न अब आपका है। 25 नंबर प्रश्न है कोई दो जैव नवीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा प्लास्टिक, शीशा जैव नवीकरणीय अपशिष्ट है। इतना सा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। प्लास्टिक, शीशा क्या है? जैव नवीकरणीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न था आपका, क्या था? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा और जितना नंबर रहेगा दे दीजिएगा। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक निम्न है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक पदार्थ है या घटक है? तो लिखिएगा एक नंबर दे करके कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल एवं चौथा क्लोरोफिल। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज का आवश्यक होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको भी 2 नंबर से पूछ सकता है, याद अच्छे से रख लीजिएगा। उत्तर में देख लिए कैसे लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक निम्न है, निम्न मतलब नीचे आ जाएगा। तो 1 नंबर दे करके कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य का प्रकाश, कोई भी याद हो जाए इस चारों में से, जल एवं क्लोरोफिल। आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न था आपका कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम लिखें। मानव में उत्सर्जन तंत्र का नाम लिखें। तो यह भी तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम। तो लिखिएगा पहला नंबर वृक्क, दूसरा नंबर मूत्रवाहिनी, तीसरा नंबर मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। ये तीनों क्या है? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम है। तो प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न को भी याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको आंसर भी याद रहेगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंगों का नाम लिखें। तो उत्सर्जन तंत्र वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग, ये चारों यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है 28 नंबर रुधिर, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखें। तो रुधिर यानी रक्त एवं लसिका में अंतर लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा रक्त एवं लसिका में अंतर निम्न है। तो एक तरफ लिख दीजिएगा रक्त ब्लड यानी रुधिर, दूसरा तरफ लिख दीजिएगा लसिका। तो अब रक्त में लिखिएगा रक्त लाल रंग का होता है, रक्त लाल रंग का होता है। और लसिका में लिखिएगा लसिका रंगहीन या पीला होता है। अब रक्त में लिखिएगा 2 नंबर दे करके रक्त रुधिर वाहिनियों यानी धमनियों या सिरों में प्रभावित होता है। रक्त में 2 नंबर दे करके लिखिएगा रक्त रुधिर वाहिनियों, धमनी या सिरा में प्रभावित होता है। अब लसिका में लिखिएगा यह ऊतक के बीच खाली स्थान में प्रभावित होता है। लसिका में 2 नंबर देके क्या लिखिएगा? यह ऊतक के बीच खाली स्थानों में प्रभावित होता, प्रवाहित यानी कि बहना, प्रवाहित होता है। और 3 नंबर में लिखिएगा रक्त में, 3 नंबर में रक्त में लिखिएगा इसका प्रभाव शरीर में
द्विदेशीय होता है। इसका प्रभाव शरीर में द्विदेशीय होता है, दो तरफ होता होगा। और लसिका क्या होता है, इसका प्रभाव एक देशीय होता है, यानी कि ये एक ही दिशा में चलते रहता है। तो दोस्तों आप लोग 29 नंबर 27 नंबर भी समझ गए, 28 नंबर भी प्रश्न को अच्छे समझ गए। अब 29 नंबर प्रश्न था आपका, 29 नंबर प्रश्न था वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसका पौधे में क्या लाभ है। तो उत्तर में लिखिएगा वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसका पौधे में क्या लाभ है। तो उत्तर में लिखिएगा, आप यहाँ पे उत्तर लिखिएगा और प्रश्न को नंबर लिखिएगा। पौधे के वलीय यानी कि देखिए, अगर यदि आप पेड़ काटा हुआ देखे होंगे गोल सा, तो इसमें इस तरह का क्या होता है, गोल होता है दोस्तों, इस तरह सा गोल गोल रहता है। तो इसी भागों में आप अगर पेड़ को कटे हुए देखेंगे तो ये गोल गोल होता है, और इसी को गिन कर पेड़ की आयु भी ज्ञात किया जाता है। तो आप इसी को समझिए, इसका मतलब यही हुआ। तो पौधे के वलीय भागों जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पौधे में जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में ताप एवं जल का संतुलन बना रहता है। यह गैसों के आदान प्रदान में भी मदद करता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, यह भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। अगला अब 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न था विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन का सचित्र एवं संक्षिप्त विवरण दें। तो उत्तर में आप यहाँ पे लिखिएगा जीवों में लैंगिक जनन निम्नलिखित कई विधियों द्वारा संपन्न होता है। तो पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है विखंडन और दूसरा होता है द्विखंडन। विखंडन और द्विखंडन, विखंडन ये 2 तरह के होते हैं, विखंडन भी 2 तरह के होते हैं। और द्विखंडन वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है, उसे विखंडन कहते हैं। जैसे अमीमा, जैसे जीवाणु अमीमा। और अगला देखिए यहाँ पे इसका फिकर भी मतलब चित्र भी बनाया गया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये अमीमा में द्विविभाजन, तो ये होता है बहुखंडन वैसे विभाजन जिसमें एक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतृप्त कोशिकाओं में विभाजित होता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे प्लेजोमीडियम। कुछ सवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है, हरे पौधे में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यह प्रश्न भी आप देख रहे हैं कि 2019 में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 6 होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 6। अब अगला प्रश्न है किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि नमक से उचित मात्रा में हमें आयोडीन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नमक से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज का। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख से 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी 3 जोड़े पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत है अमेल, दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, 19 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी, इनमें सभी, यानी हरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी हो जाएगा। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। CO2 से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय CO2 का ही निस्त्रीकरण होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हरा। सभी हरे पौधे में हरित लवक नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें एक विशेष किस्म का हरे रंग का वर्णक वर्णहरित या उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्रजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मित्रजीवी। अगला प्रश्न है, सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मितजीवी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र में होता है। पत्तियों की बाह्य त्वचा की रंध्र कोशिकाओं के मध्य एक छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र से वायुमंडल का CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत, ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का स्राव करता है, वह जटिल वसा का विखंडन करता है, यकृत। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफिल अणु। क्लोरोफिल अणु प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, क्लोरोफिल अणु। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इनमें सभी आएगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ए और सी, ए और सी, सुपोषण और परपोषण। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक 20 प्रश्न था और कल 21 प्रश्न से शुरू करेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद।